हेलो एवरीवन, वेलकम टू LSIS लॉ स्कॉलर इंडिपेंडेंट सोसाइटी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम फिजिक्स की क्लास के अंतर्गत फोर्स के बारे में जानेंगे कि फोर्स किसे कहते हैं। हम उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि आखिर फोर्स क्या है और उससे क्या क्या होता है, उसके बेसिक टाइप क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम फोर्स के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज़ हमें बेसिक क्या बतलाया जाता है कि एनी पुश और पुल इज सेड टू बी फोर्स। मतलब ये समझाया जाता है कि पुश या पुल अगर हो रहा है कहीं तो उसको हम फोर्स का नाम देंगे। ठीक है, कहीं भी पुश या पुल अप्लाई हो रहा हो तो वहाँ फोर्स होता है। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं कि किसी भी चीज़ को आप अगर धक्का दीजिए या उसे खींचिए, मतलब अगर आप किसी भी चीज़ को मूव करा पा रहे हैं तो वहाँ पर एक फोर्स इन्वॉल्व है। ठीक है, उसको ही हम फोर्स का नाम दे देते हैं। बेसिक भाषा में यही कहा जाता है। लेकिन सिर्फ पुश और पुल का मतलब ही फोर्स नहीं होता। ठीक है, कि भाई किसी चीज़ को अगर हम पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं तभी फोर्स अप्लाई हो रहा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम पुश और पुल, force is any action that has the tendency to change the position, shape और size of an object। ठीक है, पुश और पुल से आगे बढ़ते हुए क्या चीज़ इन्होंने समझाई कि ऐसा एक्शन जिससे क्या हो कि पोजीशन में, शेप में या साइज में ऑब्जेक्ट के चेंज आने लगे, कोई भी चेंज हो, परिवर्तन हो, तो वहाँ पे फोर्स लग रहा है। ठीक है, फोर्स अप्लाई हो रहा है। क्लियर है। पुश और पुल के अलावा भी चेंज अगर आ रहा है पोजीशन में, शेप में या साइज में ऑब्जेक्ट के, तो उसको फोर्स हम कहेंगे। क्लियर है। तो एवरीडे एक्शन जो होते हैं हम लोगों के, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, उसमें फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है, जो स्ट्रेचिंग है, पुलिंग है, पुशिंग है, लिफ्टिंग है, ट्विस्टिंग है, ये सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें डे टू डे लाइफ में होती रहती हैं, इसके अंदर ये सारी क्रियाएं इस्तेमाल होती हैं, तो वहाँ पे हम हर जगह फोर्स अप्लाई करते हैं, है ना। कहीं कम कहीं ज़्यादा, लेकिन हर जगह फोर्स अप्लाई होता है, तभी चीज़ें जो हैं मूव करती हैं या कोई वर्क हो पाता है। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है फोर्स का। क्लियर है कि फोर्स इज एनी एक्शन दैट हैज़ अ टेंडेंसी टू चेंज द पोजीशन, शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये बेसिक बात हो गई। क्लियर है ना। अभी हम बेसिक को ही समझते हुए चलेंगे। बात करते हैं अगर एसआई यूनिट की, तो फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। ठीक है, उसके अलावा एक हमें टर्म केजीएफ देखने को मिलता है, जिसको किलोग्राम फोर्स भी कहते हैं। तो 1 केजीएफ वो 10 न्यूटन के बराबर होता है। ठीक है, 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे, या ये कह सकते हैं 10 न्यूटन इक्वल्स टू 1 किलोग्राम फोर्स या 1 केजीएफ। क्लियर है। वैसा यूनिट क्या होती है, वो होती है न्यूटन। चलिए अब आगे देखते हैं कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, वो किसे कहते हैं। बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, इस चीज़ को बहुत बेसिक तरीके से आपको समझना है कि कोई भी फोर्स जो है वो बैलेंस कैसे रहेगा और अनबैलेंस कैसे रहेगा। तो हम मान लेते हैं कोई एक बॉडी है, ठीक है, उसके ऊपर दो तरफ से फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक, एक तरफ F1, दूसरा तरफ F2, है ना। ऐसा मान लीजिए आप यहाँ पे कि एक रस्सा कस्सी का मैच चल रहा है, तो एक तरफ F1 फोर्स से खींच रहा है आदमी,
और दूसरी तरफ F2 फोर्स लगा रहा है। तो अगर F1 और F2 वहाँ बैलेंस रहते हैं, बराबर रहते हैं, जैसे रस्साकसी का मैच है, दो बच्चे इधर हैं जो कि बराबर फोर्स लगा रहे हैं और दो बच्चे उधर हैं, तो वहाँ पे जो नेट रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, बराबर का। ठीक है, तो वो रोप वहाँ से हिलेगी नहीं, एक तरफ ना इस तरफ आएगी ना उस तरफ जाएगी। ठीक है, तो वो बैलेंस फोर्स एक तरीके से कह सकते हैं, जिसको इक्विलिब्रियम स्टेट भी कहा जाता है। क्लियर है। लेकिन अगर उसी में एक तरफ का फोर्स ज़्यादा हो जाए उसी मैच में, ठीक है, एक तरफ मान लेते हैं एक बच्चा ज़्यादा ताकतवर है और वो ज़्यादा फोर्स लगाता है, तो F1 की तरफ ज़्यादा फोर्स हो जाएगा, F2 की तरफ कम हो जाएगा, तो F1 के पाले में जीत निश्चित हो जाएगी और वो रस्सी मूव करेंगी और F1 वाले जीत जाएंगे। इसी तरीके से अगर F2 में हुआ तो F2 वाले जीत जाएंगे, मतलब वहाँ मूवमेंट होगा। ठीक है, वो रस्सी स्टिल नहीं रहेगी, वो एक ना एक तरफ मूव करेगी, तो वहाँ पे अनबैलेंस फोर्स होगा और कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई होगा, मतलब जो नेट फोर्स है, नेट रिजल्टेंट फोर्स है, वो ज़ीरो नहीं होगा। क्लियर है। इसी में नेट रिजल्टेंट फोर्स में हम देख सकते हैं कि एक कार है, अगर वो कार रेस्ट पे है, ठीक है, तो ज़ीरो है, कोई फोर्स अप्लाइड तो हो नहीं रहा उस पर। लेकिन जैसे ही उस कार पे एक फोर्स अप्लाई हुआ, वो मूव करने लगेगी। ठीक है, मान लेते हैं खाली गाड़ी खड़ी हुई है लेकिन पीछे से धक्का लगाया किसी ने, तो वो गाड़ी मूव करेगी। तो जो फोर्स अप्लाई किया गया उससे क्या हुआ, जो रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो था वो चेंज हो गया। ठीक है, इसी वजह से वो गाड़ी मूव हुई। आई बात समझ। तो अगर दोनों तरफ से ज़ीरो रहता है, मान लेते हैं जो धक्का लगा रहा है गाड़ी को वो उतना फोर्स अप्लाई नहीं कर पा रहा कि गाड़ी मूव हो सके, गाड़ी अपोज कर दे रही है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, ज़ीरो। क्लियर है। तो बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स में यही एक अंतर होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्स की, कि फोर्स का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इट कैन मूव अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, अगर कोई रेस्ट में बॉडी है तो उसको मूव करा सकता है। जैसे मैंने गाड़ी का एग्जांपल दिया आपको, रेस्ट में है, उसको अगर धक्का लगाया तो वो मूव करने लगी। इट कैन ब्रिंग अ मूविंग बॉडी टू रेस्ट, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसको रेस्ट पे भी फोर्स ला सकता है। मान लीजिए कोई बॉल लुढ़कती हुई आ रही है, मूव करती हुई, और आपने उसको रोक दिया, ठीक है, तो वो रेस्ट पे हो गई, अब तो मूव नहीं करेगी। तो आपने एक फोर्स अप्लाई किया जिससे जो मूविंग बॉडी थी, मूविंग बॉल थी, वो रेस्ट पोजीशन पे आ गई। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी, उसका डायरेक्शन भी आप चेंज कर सकते हैं फोर्स अप्लाई करके, है ना। बॉल की ही अगर हम एग्जांपल ले लें, तो एक कोई बॉल अगर आपकी तरफ आ रही है, फुटबॉल खेल रहा है आदमी, तो मूविंग बॉल आती है, ठीक है, आपको पास दिया किसी ने, आपने फिर उसी मूविंग बॉल को हल्का सा पुश करके उसको एक डायरेक्शन प्रदान कर दी, तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, है ना। तो जो फोर्स है वो डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है एक मूविंग बॉडी की। इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी, है ना। फुटबॉल के ही मैच में ले लें, आपके पास अगर बॉल आई मूविंग बॉडी की, एक बेसिक स्पीड पे आ रही थी, आपने उसको जोर से किक किया, ठीक है, मतलब फोर्स ज़्यादा अप्लाई कर दिया,
तो उस मूविंग बॉडी की स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी, है ना। तो जो फोर्स है वो स्पीड भी चेंज करता है मूविंग बॉडी का। क्लियर है। इट कैन चेंज द शेप ऑफ अ बॉडी और इट कैन चेंज द साइज ऑफ द बॉडी। शेप और साइज भी चेंज करता है ना। अगर फुटबॉल में जब हवा कम हो जाएगी तो उसका शेप और साइज क्या हो जाता है, कम हो जाएगा। फिर उसमें अगर आप हवा भरें, या बलून का एग्जांपल ले लें, तो बलून का भी शेप साइज क्या होता है, चेंज हो जाता है ना। जब उसमें हवा होती है तब उसका अलग होता है साइज, और जब नहीं होती तो अलग होता है ना। तो ये सब इफेक्ट्स हैं फोर्स के। अब बात करते हैं फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, दो बॉडीज के बीच में लगने वाले फोर्सेस को हम एक कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बीच में डिवाइड करते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स का क्या मतलब हुआ, कॉन्टैक्ट फोर्स का सीधा सीधा मतलब हुआ कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जब डायरेक्ट कांटेक्ट होगा और कोई फोर्स अप्लाई होगा तो वो कांटेक्ट फोर्स कहलाएगा, है ना। कांटेक्ट फोर्स आर दोज दैट एक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स विच आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद ईच अदर, है ना। डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, तब वो कांटेक्ट फोर्सेज में आएंगे। ठीक है, जैसे मस्कुलर फोर्स होते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स होते हैं, टेंशन फोर्स होते हैं, मैकेनिकल फोर्स होते हैं। ये सारे जो फोर्स हैं ये सभी कांटेक्ट फोर्स के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट होता है दो बॉडीज या दो ऑब्जेक्ट्स बीच में। ठीक है, तो ये कांटेक्ट फोर्स कहलाएंगे। नॉन कांटेक्ट के अंदर क्या होगा, इसके अंदर इसका अपोजिट होगा कि डायरेक्ट कांटेक्ट के बीच पे नहीं रहेंगे कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स या दो बॉडीज। ठीक है, नॉन कांटेक्ट फोर्सेज आर दो फोर्सेज दैट एक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स बट आर नॉट इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद ईच अदर, है ना। एक दूसरे से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं रहेंगे। जैसे कि मैग्नेटिक फोर्सेज होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं। ये सारे फोर्स जो हैं ये नॉन कांटेक्ट फोर्स होते हैं। ठीक है, इनमें डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता लेकिन इनको आप फील कर सकते हैं, है ना। तो ये सभी जो हैं ये नॉन कांटेक्ट फोर्स कहलाते हैं। क्लियर है। आगे हम इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये सेशन, ये क्लास पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही साथ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।